तुमने मुझ जैसी हंसती हुई लड़की को सताकर कमज़ोर बना दिया। तुमने एक आत्मनिर्भर लड़की को आश्रित बना दिया। ये कुछ चंद लाइनें हैं एक लेडी डॉक्टर की, जिसने इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले खुदकुशी के पन्नों में इन लाइनों को दर्ज किया। खैर, इस कहानी को पूरा सुनाएंगे, लेकिन इस कहानी की कुछ ये जो चंद लाइनें हैं, इससे आपको मालूम चल गया होगा कि वो लड़की कितनी तकलीफ़ में होगी, कितना गुस्सा होगा जब इस दुनिया को वो आखिरी बार अलविदा कह रही थी। दरअसल महाराष्ट्र के संभाजी नगर की एक लेडी डॉक्टर प्रतीक्षा वसारे, मार्च का महीना होता है 2024 के, उसी में एक डॉक्टर ही लड़का होता है, उससे वो शादी करती है। खुशी खुशी शादी इस हवाले से भी करती है कि चलो हम दोनों एक दूसरे को बेहतर समझेंगे, क्योंकि एक ही पेशे के हैं। और आजकल जिस चीज़ को लेकर ज़्यादा बवाल होता है कि पेशा अलग होता है, तो काम और वर्क का जो कल्चर है वो समझने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन दोनों अब एक ही पेशे के, तो वर्क कल्चर को समझने में ना कोई दिक्कत ना कोई तकलीफ़, दोनों एक दूसरे के वर्क कल्चर से काफ़ी अच्छी तरह वाकिफ़। तो शादी हो जाती है। शादी का कुछ महीना जो है वो गुज़रने लगता है। अब मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई। अब जैसे जैसे ये महीना गुज़रने लगता है, उसके बाद एक उसकी जो पति के अंदर एक बीमारी उत्पन्न होने लगती है। और वो बीमारी कोई कुदरती बीमारी नहीं, बल्कि एक शक की बीमारी। उसे शक इस बात को लेकर होने लगता है कि उसकी जो पत्नी है उसका किसी और के साथ कुछ तो है, कुछ चक्कर है, कुछ अफेयर है। अब उसके चरित्र पर यह शक करना शुरू कर देता है। ये शक की ऐसी निगाह थी जिससे वो हट नहीं पा रहा। जब भी वो अपनी पत्नी को देखता तो उसकी निगाह में बस एक ही चीज़ होती, वो शक। उसने अब फिर इजहार करना इस बात का शुरू कर दिया। पत्नी के सामने जब इस बात को रखा तो लेडी डॉक्टर थी, उसने तुरंत विरोध किया। उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे प्रति बहुत ईमानदार हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। उसने तमाम तरह की बातें की, वादे किए, लेकिन पति की जो निगाह थी वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वो शक की निगाह जो थी वो अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अब क्योंकि पत्नी को पता चल चुका था कि किसे मेरे को लेकर, मुझे लेकर किस तरह की आशंकाएं हैं, तो जो लेडी डॉक्टर होती है वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए वफ़ादार हूँ, ईमानदार हूँ। वो हर बार उसे मनाने की हर तरह की वो कोशिश, लेकिन पति जो है वो मानने को तैयार नहीं। धीरे धीरे ये जो शक की निगाह है ये बढ़ता जाता है, और पत्नी जो है इस निगाह को ख़त्म करना चाहती है। जो इस निगाह से शक को हटाकर अपनी ईमानदारी को दिखाना चाहती है कि मैं तुम्हारे प्रति ही ईमानदार हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और से मेरा कोई वास्ता तक नहीं। अब इसको लेकर धीरे धीरे पति की जो निगाह है, शक है, वो बढ़ता चला जाता है। तो वो फिर उन हरकतों पे आ जाता है जिसकी गुंजाइश अक्सर होती है। दरअसल पति कहता है कि अब तुम अपने, क्योंकि पत्नी को भी ये मालूम होता है, जो लेडी डॉक्टर होती है उसको अब पता होता है, तो वो हर चीज़ करने के लिए तैयार होती है जो पति कहता है। तो पति इसी में कहता है कि तुम अपना जो फ़ोन है वो बदल लो। उसे शक होता है कि ये किसी और से उससे बात करती है, तो फ़ोन बदल लेती है, राज़ी हो जाती है। फिर पति का मन नहीं भरता, फिर कहता है तुम अपनी नंबर भी बदल लो। अब वो इसके लिए भी राज़ी हो जाती है, कहती है ठीक है, तुम्हें अगर इसी से भरोसा मिलता है, तुम्हें इसी से मुझ पर यकीन होता है, तो ये भी सही। और ये भी होता है, नंबर भी वो बदल लेती है। इसके बाद वो जो लेडी डॉक्टर होती है अपने घर वालों से, अपने माँ बाप, अपने भाई, अपने कज़न जो भी हैं उनसे बात करती थी। अब इसको लेकर भी पति
गुस्से में, परेशान, शक, तो वो उस लड़की का जो है वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, कज़न से बात करना अच्छा नहीं उसे लग रहा था। तो उसे जब वो पसंद नहीं तो लड़की ने यह भी निर्णय लिया कि ठीक है, अगर नहीं पसंद है तो मैं बात नहीं करूँगी। तो वो बहुत कम बातें करती थी, लगभग ना के बराबर ही। उसने अपने सोचिए कि कोई अपने माँ बाप जिसने उसे शुरू से इस दुनिया में लाया और उसके बाद इस काबिल बनाया, उससे बात करने के लिए किसी को ऐतराज़ हो सकता है। खैर, उसने ये भी बलिदान दिया, ये भी करके दिखाया। वो लगभग न के बराबर ही अपने घर वालों से बात करती थी। लेकिन कहते हैं कि शक की बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो ख़त्म नहीं होती। आप चाहे उस शक को कितने भी स्तर पर ख़त्म करने की कोशिश करें, एक पहलू पे ख़त्म होती है, फिर दूसरे पहलू पे शुरू हो जाती है। तो ऐसा ही होता है, कुछ वक्त के लिए पति को लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें नहीं होती। जब वो बाहर निकलता घर से तो फिर अपने दोस्तों को निगरानी रखने के लिए कहता, नज़र रखो। इसके अलावा जहाँ पर वो काम करती थी डॉक्टरी की, वो काम भी छुड़वाता है उसको, वो भी राज़ी नहीं आता। तो लड़की वो भी छोड़ देती है। आप सोचिए, जो मैंने शुरू में जो लाइन कही है, जो उस लड़की ने लिखा है कि तुमने एक आत्मनिर्भर लड़की को आश्रित बना दिया, ये वही लाइन है कि उसने काम को भी छुड़वा दिया। उसको वो भी पसंद नहीं तो वो भी उसने छोड़ दिया। लड़की की ईमानदारी वाकई थी। अब इसके बाद भी मामला थम नहीं रहा था, शक घटने के बजाय बढ़ रहा था। अब लड़की इस बात को लगातार बर्दाश्त करते करते अब एक वक्त आया जब उससे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर उसने एक वो फ़ैसला लिया जिसकी बहुत हिम्मत चाहिए उस फैसले को लेने के लिए, और उसे आखिरी रास्ता दिखता है ख़ुदकुशी का, और वो ख़ुदकुशी का निर्णय लेती है। लेकिन ख़ुदकुशी से पहले वो अपने जितने भी दर्द, जितने आंसू हैं और गुस्सा, वो एक 7 पन्नों के कोरे कागज़ पे भर कर जाती है। जी हाँ, उन पन्नों पे वो जो लाइनें लिखती है, वो लाइनें जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे या लोगों ने पढ़ा, उनको तीर की तरह चुभती रही, क्योंकि वो वाकई में काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी थी उसकी ज़िंदगी को बयां करने के लिए कि उसकी ज़िंदगी आखिर थी क्या। शक और लगातार विरोध के अलावा उसके ज़िंदगी में और कुछ था ही नहीं। खैर, इसमें एक और एंगल निकल कर आता है, क्योंकि जब उसकी लाश जब मिलती है पंखे से लटकी हुई, तो उसके बाद फिर माँ बाप को पता चलता है, और माँ बाप फिर आते हैं तो आरोप लगाते हैं कि दहेज मांग रहा था। अब दरअसल इसमें एक और एंगल ये आता है कि जो उसका पति था रसिया से MBBS कर आया था। अब वो अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना चाहता था। आप अक्सर देखिए कि मेडिकल की तैयारियाँ, जो भी डॉक्टर होते हैं वो अपना भी एक साम्राज्य चाहते हैं, अपनी भी एक हॉस्पिटल हो, ऐसा ख्वाब होता है। तो वो भी ऐसा ख्वाब रखता था, और जब किसी हॉस्पिटल या किसी बड़े संस्थान को आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छी रकम की आवश्यकता होती है, और उस रकम को वो पूरा करने के लिए उस लड़की पे दबाव बनाता है, कहता है कि तुम अपने घर वालों से मांगो। अब इसको लेकर दबाव, और घर वालों ने यहाँ तक कहा कि आत्महत्या करने के लिए वह उकसाया। अब सुसाइड नोट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही भी साबित होती हुई दिखती है। वो सुसाइड नोट जब मैं पढ़ूंगा तो उसमें भी वहाँ पे मैं कोट करूँगा, क्योंकि जब मैंने सुसाइड नोट पढ़ी तो चीज़ें वाकई उसी तरह की थी। खैर, अब पुलिस इसको और जांच कर रही है। उस 7 पन्नों की जो सुसाइड नोट है उसका एक पन्ना ही मैं पढ़ूंगा, लेकिन वो एक पन्ना काफ़ी होगा उसकी एक ज़िंदगी को दिखाने के लिए कि आखिर वो जो पेशे से डॉक्टर, आत्मनिर्भर और गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, स्त्री रोग के विशेषज्ञ बनना उसका सपना, वो कैसे धरा का धरा रह गया, और उसकी ज़िंदगी एक नर्क की तरह, एक इंडिपेंडेंट वुमेन की पूरी छवि ही बदल गई थी, और वो मात्र एक आश्रित बनकर रह गई थी।
वो लिखती है कि प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हारे लिए मैं खुद को भूल गई थी। तुमने मुझ जैसी मुस्कुराती हुई लड़की को सताकर कमज़ोर बना दिया। तुमने एक आत्मनिर्भर लड़की को आश्रित बना दिया। मैंने बहुत सारे सपने लेकर तुमसे शादी की थी कि आप मेरा ख्याल रखेंगे, करियर में साथ देंगे, हमारा छोटा सा परिवार होगा। आपके कहने पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आप दोस्तों, रिश्तेदारों, माता पिता, भाई से बात करने पर गुस्सा हो जाते थे, इसलिए मैंने उनसे भी बात करना कम कर दिया था। इतना से भी आपका पेट नहीं भरा तो आपने कहा मोबाइल फ़ोन बदलने के लिए, बदल लिया। नंबर बदलने की बहस की, उसके लिए भी तैयार हो गई। लेकिन आपका शक ख़त्म नहीं हुआ। लगातार मेरे चरित्र पर शक करते रहे। ईश्वर की शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार रही हूँ और रहूँगी। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने भगवान के पास जाते समय माँ और पिताजी को फ़ोन नहीं किया। मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। मैंने शादी से पहले तुम पर पैसे खर्च किए थे। हालांकि आपने तर्क दिया कि आपने शादी के खर्च के लिए अपने माता पिता को पैसे दिए। वो पैसे अपनी मेहनत और अपने माता पिता की मदद से कमाए थे। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ बनना चाहती थी, लेकिन तुमने सब पर पानी फेर दिया। जब मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें एक सुंदर दहेज वाली पत्नी मिल जाएगी। इसी लाइन पे मैंने कहा था कि इसमें दहेज का भी कोई एंगल है और हो सकता है कि आत्महत्या करने के लिए शायद उसने उसको प्रोवोकेट किया हो, लगातार दबाव बनाया हो, क्योंकि ये लाइनें कुछ ऐसी ही कहती हैं। उसके बाद कहती है, एटलीस्ट दूसरी पत्नी और तुम खुश रहो। मुझसे नौकरी के लिए कहा जाता है। मैंने आपसे बहुत प्यार किया। अलविदा, अब आप एक आज़ाद पक्षी हैं। डॉक्टर प्रतीक्षा भूसारे। तो ये कहानी थी और इस सुसाइड नोट जो है, इससे आपने समझ लिया होगा कि यह घटना पूरी है क्या। इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपना ख्याल रखें। किसी और कहानियों में फिर कोई नई जुर्म की दास्तान से फिर मिलेगी। जुर्म की डायरी से एक नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।